गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 7 करेंगे। पाठ का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। यह सरकारी विद्यालय जो झारखंड का है JCERT जो चलता है सरकारी स्कूल में, उसका विज्ञान पाठ विज्ञान कक्षा 6 का यह बुक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। खाली स्थान को भरना है। यह हम पहले से भर चुके हैं, थोड़ा सा एक बार पढ़ देते हैं। पहला है, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। जी हाँ, इसको क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। दूसरा है, कपड़े से दूध को छानकर मलाई को अलग करने की प्रक्रिया को निस्यंदन या छानना कहते हैं। इसको छानना या उसी को निस्यंदन भी कहते हैं। तीसरा है, समुद्र के जल से नमक वाष्पन द्वारा अलग किया जाता है। वो क्या होता है? समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों में रख दिया जाता है इकट्ठा करके, फिर वाष्प के द्वारा जो पानी है, समुद्र का पानी, वो उड़ जाता है और बीच में और फिर नीचे नमक बैठ जाता है। तो वही लिखा हुआ है। चौथा, जब गंदे जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तले में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। पृथक्करण की इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चावल से कीड़े को हस्तचयन विधि से अलग करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रश्न दूसरा देखते हैं। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर यहाँ देख लीजिए। पृथक्करण से हम हानिकारक अशुद्धियों को निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या है? मिश्रण के अवयवों को पृथक करके हम उनका उपयोग अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे दूध से मक्खन और घी निकालने से हम उनका उपयोग अलग अलग कर सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, पकाने से पहले दाल के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक कर सकते हैं या करेंगे? बहुत ही आसान सवाल है कि दाल से अगर भूसा हो गया और धूल हो गया, उसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देख लीजिए तीसरा का उत्तर। दाल से हल्के भूसे और धूलकल को हम हस्तचयन और अवसाधन विधि से पृथक कर सकते हैं। और इसमें जो हल्का भूसा है, वो अगर हम दाल को पानी में डालते हैं तो हल्का भूसा वो ऊपर में छाल आ जाएगा, ऊपर में तैरने लगेगा। तो उसको हम लोग जो दाल नीचे बैठ जाएगा तो उसको अवसाधन बोलेंगे। जो गंदे थी धूल हो गया, जो धूल का कण हो गया, जो भारी वाला, वो सब ज़मीन में तली में बैठ जाएगा, उसको अवसाधन बोलेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हस्तचयन भी हो सकता है। और फिर जो भूसा रहेगा उसको निस्तारण विधि द्वारा, जो हम यहाँ देख रहे थे यहाँ पर, इस विधि द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। तो इतना भी आंसर लिखिएगा तो चल जाएगा कि दाल से हल्के भूसे और धूलकण को हम हस्तचयन और अवसाधन विधि से पृथक कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, एक कप चाय एक मिश्रण है, इसके अवयवों का नाम लिखना है। मतलब जो चाय है वो एक प्रकार का मिश्रण है, उसमें कौन कौन सा अवयव है, वो किस किस से पदार्थों से अवयव से मिलकर बनाए हुए हैं। तो चौथा का उत्तर यहाँ देख लीजिए। चाय के मिश्रण में अवयवों के नाम हैं चीनी, चायपत्ती, दूध, जल, और भी आप कुछ डालते हैं तो वो भी उसका अवयव होगा। जैसे कि तेज पत्ता हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया। अब देखिए पांचवा प्रश्न, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? तो पांचवा का उत्तर देख लीजिए। किसी मिश्रण के अवयवों को वायु द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। यहाँ पर होगा, निष्पावन कहते हैं। निष्पावन का उपयोग अनाज, गेहूँ के दानों को उसके भूसे से अलग करने में किया जाता है। निष्पावन आप खेत खलिहानों में देखे होंगे कि कुछ महिलाएं या फिर कुछ पुरुष होंगे जो सूप में धान या चावल जो भूसा के साथ होता है उसको फटकते हैं, ऊपर से नीचे गिराते हैं
और एक तरफ हवा, दूसरी तरफ से हवा चलता रहता है, हवा चलाते रहते हैं। इससे भूसा अलग हो जाता है उड़कर हल्का होने के कारण, और जो चावल होता है, जो अनाज होता है, वो ज़मीन पर पड़ा रहता है। तो इसी को बोलते हैं निष्पावन। अब छठा देखिए, ठंडे तथा गर्म जल में चीनी किसमें पहले घुलेगी और क्यों? तो छठा का उत्तर देखिए, ठंडे जल की अपेक्षा चीनी गर्म जल में पहले घुलेगी, क्योंकि जल का ताप बढ़ने से घुलनशीलता भी बढ़ जाता है। अब सातवां प्रश्न देखते हैं। लोहे की कांटी, नमक, तेल एवं जल का मिश्रण आपको दिया गया है। प्रत्येक अवयव को अलग करने की विधि बिंदुवार लिखिए। इसमें दिया हुआ है लोहे का कांटी, तेल एवं जल का मिश्रण है। तो सातवां का उत्तर देख लीजिए। सबसे पहले लोहे की कांटी को अलग करते हैं। तो लोहे की कांटी को निस्यंदन, इसको छनन भी बोलते हैं, या फिर हस्तचयन की प्रक्रिया से भी क्या उसको अलग कर सकते हैं, लोहे की कांटी को। दूसरा देख लीजिए, मिश्रण से तेल को अवसादन तथा निस्तारण प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं। जो तेल है वो तो पानी में डालेंगे तो ऊपर में वो तैरने लगेगा, इसलिए तैरने लगेगा तो उसको निस्तारण विधि द्वारा उसको अलग कर देंगे, कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर तीसरा होगा, बहुत मिस्टेक हुआ है कहीं कहीं। जल से नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए वाष्पन तथा संघनन प्रक्रिया अपनाएंगे। अब देखिए, जल नमक जिसमें घुला हुआ है उसको अलग करने के लिए वाष्प में बदलेंगे तो वो वाष्पन प्रक्रिया द्वारा नमक और जल अलग हो जाएगा। इस प्रकार मिश्रण से लोहे की कांटी, नमक, तेल एवं जल को अलग किया जा सकता है। ये उसका फाइनल आंसर हुआ। आठवां प्रश्न है, क्या आटे और चीनी को पृथक करना संभव है? यदि हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए आठवां का उत्तर, आटे और चीनी को चालन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, क्योंकि आटे और चीनी के चीनी दोनों के आकार अलग अलग होते हैं। इसलिए जो महीन, जो ज़्यादा जो पिसा हुआ है वो चलने से जब चालेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, और जो चीनी है वो चलने के ऊपर में रह जाएगा। नवा प्रश्न है, समुद्र के जल से साधारण नमक कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त किया जाता है? तो नवा यहाँ देखिए, समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा भाप बनकर धीरे धीरे उड़ जाता है तथा लवण या नमक इन गड्ढों में रह जाता है। इस लवण को शुद्ध करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। समझ गए? अब हम 10वां प्रश्न को देख लेते हैं। 10वां प्रश्न बोलता है, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ़ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। आप शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में डालेंगे? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव है? तो प्रश्न समझ लीजिए कि हमको शरबत बनाना है और उसमें को बर्फ़ डाल के ठंडा भी करना है, तो चीनी को हम पहले ही डालेंगे या फिर बर्फ़ से ठंडा करने के बाद डालेंगे? तो जाहिर सी बात है, अगर बर्फ़ से ठंडा कर देंगे तो उसका तापमान कम हो जाएगा, कम तापमान रहेगा तो चीनी कम घुलेगा, इसीलिए पहले चीनी घोल लेना है। देखिए 10th का उत्तर यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, कलर को कर देते हैं ग्रीन। हाँ, शिकंजी बनाते समय हमें बर्फ़ से पहले चीनी घोलना होगा, क्योंकि अगर हम शिकंजी में बर्फ़ चीनी से पहले डाल देंगे तो बर्फ़ जल का तापमान कम कर देगा। ताप कम होने के कारण जल में चीनी देर से और कम घुलेगी, इसीलिए पहले चीनी घोल लेना होगा। इसी के साथ ही आज का यह वीडियो समाप्त होता है, और मेरे जो चैनल है गूगल बाबा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ देखिए सब्सक्राइब बटन को इस तरह से उसको लाल कर देना है, ठीक है। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे सजीवों में गति।
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं और अच्छा वीडियो और अच्छा चीज़ बनाता रहूँ। धन्यवाद।